प्रिज्म, ये है प्रिज्म जो है, प्रिज्म देखिए हो प्रिज्म, यस सर, उसमें तीन जो है ना रेक्टेंगुलर सरफेसेज होते हैं जो कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस का काम करते हैं, और दो जो होते हैं ऊपर और नीचे ट्रायंगुलर सरफेसेज होते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगुलर शेप का होता है दो, एक टॉप में एक बॉटम में, और बाकी ये जो तीनों होते हैं कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जो दो को हम रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस कह देते हैं, और एक जो बच जाता है वो बेस ऑफ द प्रिज्म कहलाता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस ये किसी एंगल पर इंक्लाइंड होते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, द एंगल बिटवीन द टू रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। और ये जो है जनरली जो है ना 60 डिग्री का होता है। कितना होता है? 60 डिग्री का। ये सभी जो इसके सरफेसेज है इक्वल साइड होता है इसका। अब इसका काम क्या है कि अगर इसमें कोई वाइट लाइट अगर इस पे पास कराए, कैसा लाइट है ये? वाइट लाइट, ये वाइट लाइट। तो ये प्रिज्म क्या करता है कि इस वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो अगर हम स्प्लिट वाला फिनोमेना भी जब पढ़ाने लगेंगे वाइट लाइट, तो वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहलाएगा। लेकिन अभी हम लोग केवल हेडिंग डाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता कैसे है, तो हम अभी डिस्पर्शन वाली बात नहीं करेंगे। ये जो हमारा ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस पॉइंट पे ये लाइट फॉल कर रही है, तो हम इस पर क्या करेंगे, एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए खींचेंगे, जो कि क्या कहलाता है, नॉर्मल कहलाता है। कुछ इसका नाम हम दे देते हैं N1, कुछ भी नाम दिया जाए। इधर जो है प्रिज्म ग्लास का बना होता है। किस चीज का बना होता है? ग्लास का। और इसके पहले ये क्या चीज है? एयर। अब लाइट एयर से ग्लास में जा रही है। हमने यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। नॉर्मल कहाँ पे ड्रॉ किया जाता है? जो इंसिडेंट पॉइंट होता है लाइट का, और जो ये सरफेस होता है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जो ड्रॉ करते हैं वो नॉर्मल कहलाता है। क्या कहलाता है? नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस की डिफिनेशन कितने लोगों को मालूम? हाथ खड़े करो तो। एंगल ऑफ इंसिडेंस, हाथ खड़े करो, सवाल का खरीद के ला बताओ बताओ। डिस्टेंस नहीं, तुम बताओ पता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत पड़ जाएगा बढ़िया से, ज़्यादा वो इतना मत लिख दूंगा, बड़े हो आता है तो हाँ, एंगल बोलना था, डिस्टेंस नहीं बोलना। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो देखो ये इंसिडेंट रे हो गई, और ये क्या चीज है? नॉर्मल। तो इनके बीच का एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब ये जो लाइट है एयर टू ग्लास जा रही है, तो इसका कॉन्सेप्ट तुम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसलिए ये अब ये जो रे जैसे जा रही है स्ट्रेट ना जाके ये बेंड कर जाए, ये थोड़ी बेंड, ये सीधे ना जाके क्या हो गई? बेंड। और ये बेंड जनरली तुम देखोगे तो ये जो प्रिज्म है, तो एक तरफ इधर का जो है ना, ये थोड़ा सा थीन है, इधर ब्रॉड बेस के तरफ थोड़ा चौड़ा है। ये दोनों सरफेस से जाके किसी एक एंगल पे मिल रहा है ना, तो ये बेस के साइड में ये बेंड होता है। क्यों? क्योंकि वो रेयर टू डेंसर जा रहा है ना, तो नॉर्मल की तरफ नॉर्मल। इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा हो जाएगा? रिफ्रैक्टेड रे, और कौन सा? नॉर्मल। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब क्या करना है, यहाँ प्रिज्म में दो सरफेसेस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है, चाहे प्रिज्म हो या ग्लास स्लैब हो, जहाँ पे दो सरफेसेस होंगे तो वहाँ पे दोनों जगह रिफ्रैक्शन होता है। तो एक तो यहाँ पर हो जाएगा, और दूसरा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारा AC है।
तो इस सरफेस के लिए ये इस पॉइंट का कुछ नाम ले लेगा, ई नाम ले लिया या क्यू नाम ले लिया, इसके बाद तो ये क्यू आर जो होगा इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे होगा। क्या होगा? इंसिडेंट। तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये रे किधर जाएगी ये पता करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक नॉर्मल ड्रॉ। तो यहाँ पर भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मल का मतलब इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, इससे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ देखो ये है ग्लास और इधर कौन सा मीडियम है, एयर। अब लाइट डेंसर टू रेयर, ग्लास की डेंसिटी ज्यादा है, एयर की डेंसिटी कम, यानी डेंसर मीडियम टू रेयर। अब क्या होता है इसके बाद, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो नॉर्मल तो हमारा ये है, तो ये अगर ये बिल्कुल ऐसे जैसे ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधे चली जाती ना, तो ऐसा पसंद था नहीं, तो सीधे चली जाती तो इस तरह से होता है। अरे लेकिन उससे दूर का मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन ऐसे जाती, उससे दूर का मतलब थोड़ा और इस तरह से कहीं चल जाएगी, यानी ये ऐसे। ठीक है, अब ये स्ट्रेट ना जाके ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल है, ये दूर जा रही है ना, तो इसके लिए एंगल जो होगा यहाँ पर, इसके लिए ये एंगल जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और ये एंगल जो होगा। तो यहाँ पर लेकिन हम लोग इसका नाम देते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या इमर्जेंट एंगल, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्योंकि इस एंगल का नाम तो हम लोग PQ जो होता है ना, PQ ये इंसिडेंट रे है, ये फिगर में ये इंसिडेंट रे हो गया। और QR जो होगा, QR ये क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, और इसको S नाम दे दिया, तो RS क्या कहलाएगा, इमर्जेंट रे, इमर्जेंट। ठीक है, तो यही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म। ठीक है, इसमें अगर कोई दिक्कत तो बता सकते हो। वो Q1 नहीं BC के पैरेलल होता है या फिर पैरेलल नहीं होता है? ये QR नहीं, ये जरूरी नहीं है कि पैरेलल, इंसिडेंट रे पे डिपेंड करता है। हाँ, ये इस पे डिपेंड करता है। इसके अलावा जो व्हाइट लाइट होता है 7 कलर से मिलके बनता है, तो जो 7 कलर्स होते हैं विबग्योर फॉर्म में होता है, विबग्योर, तो इस फॉर्म में होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। तो इसका सीक्वेंस कुछ इस तरह से होता है कि वेवलेंथ इस तरह से इंक्रीज करता है। और अगर बेंडिंग की बात करोगे, मुड़ने की, डेविएशन की, तो सबसे ज्यादा बेंडिंग वायलेट कलर का होता है। ठीक है, डेविएट या बेंडिंग सबसे ज्यादा नीचे यानी वायलेट कलर, सबसे ऊपर रहेगा रेड कलर। ये सीक्वेंस नीचे से ऊपर होता है, बॉटम टू द टॉप ऑफ द प्रिज्म ऐसे होता है। ठीक है, तो इस फिगर को बनाओ, उसके बाद दिखा देंगे। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में मैंने क्या बताया, डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में बताया कि जब व्हाइट लाइट क्या होता है, किसी ग्लास प्रिज्म से पास करती है, तो व्हाइट लाइट उस कलर्स को, व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में क्या कर देती है, हाँ, स्प्लिट कर देती है, यानी तोड़ देती है, अलग अलग कलर्स में चेंज कर देती है। तो इसका एक एग्जाम्पल हमने बताया कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसमें भी 7 कलर्स दिखाई देता है, और वो किस सीक्वेंस में दिखता है, विबग्योर फॉर्म में। V से वायलेट, I से इंडिगो, B से बैगनी, ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। और इसमें हमने लिखाया कि वायलेट कलर में सबसे ज़्यादा डेविएशन होता है, द मैक्सिमम डेविएशन through the prism of the violet color and the minimum deviation of the red colors। तो रेड कलर में मिनिमम डेविएशन होता है, इसलिए क्या होता है कि जितने भी डेंजर्स वाले सिग्नल्स होते हैं
वो सभी रेड कलर का बनता है, क्योंकि वो डेविएट कम होता है और उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ठीक है, जो भी हमें डेंजर सिग्नल्स बनाना हो वो सब कैसा होता है, रेड कलर का। क्यों होता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा, यानी बहुत दूर तक एक तरह से दिखाई देगा। वेवलेंथ ज़्यादा होने का मतलब यही। वैसे एक्यूरेट डिफिनीशन वेवलेंथ की होती है द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन और रेयरफेक्शन और क्रेस्ट और ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसका यूनिट होता है मीटर। ठीक है, तो वेवलेंथ एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, तो इसलिए रेड कलर जो है दूर से ही दिखाई दे जाता है, इसलिए ऐसा बनता है। तो और इसमें व्हाइट लाइट में 7 कलर्स जो होते हैं उसका मैंने नाम बता दिया। तो सिंगल एक लाइन में मैंने उसका डिफिनेशन ऐसे भी बताया, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स ऑफ क्या कहते हैं, इट्स कंपोनेंट कलर्स इन द फॉर्म ऑफ विवग्योर इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब कोई जरूरी नहीं है कि तुम विवग्योर हर जगह लिखो ही, अगर तुमको लग रहा है कि याद है तो लिख दो तो ज़्यादा अच्छा है, उसका इम्पैक्ट अलग पड़ेगा। ठीक है, तो ये लिखना जरूरी है। तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट समझ में आ गया ना। इसके अलावा जैसे हमने बताया जो सीडी होती है ना, कॉम्पैक्ट डिस्क, उस पर भी लाइट फॉल करती है, तो वो भी जो है रेनबो फॉर्मेशन जैसा बनता है। ठीक है, इसके अलावा कभी कभार देखना कि अगर पानी पर तेल 1-2 बूंद गिर जाता है ना, उस पर लाइट पड़ता है ना, तो वो भी चमकता है। ठीक है, तो ये कई सारा चीज़ है। और एक तो ग्लास प्रिज्म वाला है ही, ग्लास प्रिज्म वाले में उसका भी वो एक एंगल है कि कितने एंगल पर फोकस करोगे वाइट लाइट तब बनता है, इससे नहीं बनता है। फिर रात को इसको when white light passes through the first prism लिखा, it splits the white light into the 7 colors, but when emergent rays fall on the refracting surface of the second prism, then recombine the second prism of these colors, recombine these 7 colors, and again forms the form the white light. फुल स्टॉप लगा लिखो, this happens by the second prism due to the recombination of a spectrum of white light. Clear? Therefore, if two prisms are placed, if two prisms are placed with inverted position, therefore if two prisms are placed
इन इन्वर्टेड पोजिशंस या विथ, ठीक है, इन्वर्टेड पोजिशन, देन वी कैनॉट गेट या ऑब्टेन, वी कैनॉट गेट ए स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट। यानी दो प्रिज्म अगर एक दूसरे से इन्वर्टेड पोजीशन में रखा है तो हमको स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट नहीं मिलेगा, बल्कि केवल एक क्या मिलेगा, वाइट लाइट मिलेगा। क्योंकि एक क्या करेगा, एक करेगा क्या कि ये एक तो डिस्पर्स करेगा, लेकिन दूसरा उसको क्या कर देगा, रिकम्बाइन कर देगा। यहाँ से वाइट लाइट चली, ABC प्रिज्म द्वारा ये डिस्पर्स हुआ, वायलेट और रेड कलर मिला, हमने बीच के इंटरमीडिएट कलर्स को छोड़ दिया है। उसके बाद फिर जब इस प्रिज्म पर ये पड़ा तो इसको रिकम्बाइन करके वाइट लाइट दे देता है। यही कारण है कि जो ग्लास स्लैब है वो क्या करता है, उसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट का फिनोमिना नहीं होता, ठीक है। तो केवल एक लाइन लिखना है कि दिस इज द कॉज, एक लाइन केवल लिखना है, दिस इज द कॉज ड्यू टू विच, हाँ इसी में लिख लो, दिस इज द कॉज ड्यू टू विच a rectangular glass slab does not disperse the white light, does not disperse, D-I-S-P-E-R-S-E, disperse, does not disperse the white light। और इसका मैंने रीजन समझा दिया था कि जो ग्लास स्लैब होगा ना, उसको अगर डायगनली तुम अगर कट करोगे तो वो दो प्रिज्म बन जाएगा, और दो प्रिज्म बनेगा तो अगर एक साइड से लाइट जाएगी तो एक तो प्रिज्म क्या करेगा, लाइट को डिस्पर्स कर देगा, लेकिन जो दूसरा वाला जो प्रिज्म होगा वो फिर से उस वाइट डिस्पर्स लाइट को रिकम्बाइन कर देगा और हमको फिर से वाइट लाइट ही देगा। इसीलिए वो ग्लास स्लैब से डिस्पर्सन ऑफ लाइट की फिनोमिना नहीं होती है, ठीक है।